मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शह नशीन बतशरीफ फरमा धूलिया के आमदार वो उम्मीदवार MIM पार्टी जनाब फारूक शाह साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए आमदार जनाब माजिद हुसैन साहब, जनाब शोएब मुल्ला साहब और मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे मंजलिसी साथी और अभी समाजवादी पार्टी के जो जिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी मजलिस में उनकी तारीफ और शामिल हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि 20 नवंबर के दिन आप तमाम को मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल मोहतरम जनाब फारूक शाह साहब के हक में करना है। और आप जानते हैं कि फारूक शाह साहब का इंतखाबी निशान पतंग है और पतंग के निशान पर आपको बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब और कामरान करना है। मैं धूलिया के ऊपर आने से पहले हमारे मीरठ से जो मजलिस के उम्मीदवार है डॉक्टर महेश कामले साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट के जरिए मीरठ में वहाँ पर स्क्रीन लगाकर कई लोग बैठकर आज की इस इलेक्शन मीटिंग को सुन रहे हैं। तो मुझसे ये कहा गया कि मैं हमारे भाई डॉक्टर महेश कामले साहब के बारे में भी, जो हमारे ज़िले के सदर भी हैं सांगली के और MIM पार्टी के उम्मीदवार हैं, डॉक्टर महेश कामले साहब, मैं मीरठ की आवाम से अपील कर रहा हूँ, मैं आ नहीं सका, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मगर आज धूलिया में एक जलसा है, उस जलसे से मैं मीरठ की जनता से अपील कर रहा हूं कि आप हमारे एक एक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कामयाब और कामरान करिए, उनको भी अपना वोट देकर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब विशालगढ़ मस्जिद का वाकया हुआ, अवामी जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया, तो उस वक्त अगर कोई दौड़ते हुए कोई गया तो उसका नाम डॉक्टर महेश कामले था। और मैं मीरठ की जनता को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, वहाँ पर जो मशहूर दरगाह है हजरत ख्वाजा श्यामला मीर साहिब की, 2021 में मीरठ में 155 करोड़ रुपये उसके लिए मंजूर किए गए थे, मगर जैसे ही अजीत पवार मंत्री बने उन्होंने इस फंड को ख़त्म कर दिया। और फिर जानते हैं आप कि वहाँ पर जो सुरेश खाड़े साहब है, जो गार्डियन मंत्री है, मिनिस्टर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से एक रोड है जो अब तक नहीं बनाई गई। बातें तो बहुत करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जब उनके नाम की रोड मीरठ में है उसको सही नहीं किया गया। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्टेडियम है, उस स्टेडियम में जितना पानी लीक होता है पिछले कई सालों से उसको ठीक नहीं किया गया। और फिर वहाँ पर ना मच्छी मार्केट ना मटन मार्केट का कोई इंतज़ाम किया गया। एक मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ के मंत्री ने उसकी कोई मदद नहीं की। अब वो मिशन हॉस्पिटल
बंद होने के दहाने पर आ गया। मैं मीरज की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि बेदाग गांव में बीजेपी के सरपंच ने पालक मंत्री सुरेश खड़े के को साथ मिलाकर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जो स्वागत कमान बनाया गया था उसको डिमोलिश किया। यही डॉक्टर महेश कामले साहब थे जिन्होंने मुंबई तक मार्च निकाला और पूरे भारत में इसको इशू बनाया, और आज उन्हीं की मेहनत की बिना पर 27 लाख की लागत से दोबारा वो अंबेडकर स्वागत कमान का काम तामीर हो गया। गुस्ताख रसूल का जब मसला आया, जिसने अनाप शनाप बकने की कोशिश की, जनाब डॉक्टर महेश कामले साहब आगे बढ़कर एहतजाज किए, पुलिस कंप्लेन किए। तो मेरी तमाम मीरज की जनता से ये पुरजोर अपील है कि आप 20 तारीख के दिन मेरे छोटे भाई डॉक्टर महेश कामले साहब को अपना वोट देकर आप मीरज की जनता के लिए एक बेहतरीन आमदार को इलेक्ट करिए ताकि आपके मसाइल हल हो सके। क्योंकि इलेक्शन आया तो बहुत से पार्टी के लोग सेकुलरिज्म का कपड़ा पहनकर हमारे दरमियान में मीरज में भी आ रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था उन्होंने अपनी पार्टी से क्यों एक उम्मीदवार भी अल्पसंख्यक समाज का नहीं उतारा। और फिर लोग बुलंदबांग दावे भी करते हैं, मगर मैं मीरज की जनता से फिर से अपील कर रहा हूं कि 20 नवंबर के दिन आप अपना एक अकाउंट वहां पर एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट को वोट देकर उनको एक अपना नया आमदार बनाइए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे भाई डॉक्टर महेश कामले एक हरकियाती आदमी है, सेकुलर है, और अगर तमाम अल्पसंख्यक समाज और मराठा समाज के भी रिजर्व आरक्षण का मसला है, डॉक्टर महेश कामले मराठा समाज के बहुत बड़े लीडर जनाब जरांगे पाटिल साहब से भी जाकर मिलकर आए। तो मेरी उन तमाम मीरज की जनता से अपील है कि आप हमारे भाई डॉक्टर महेश कामले साहब को वोट देकर कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, धूलिया के लिए आप जानते हैं कि 5 साल पहले आप तमाम लोगों ने अपने इत्तेहाद का सबूत दिया, अपने सियासी शऊर का सबूत दिया, जिसकी बिना पर जनाब फारूक शाह साहब को कामयाबी से आपने हमकिनार किया। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि 20 तारीख के दिन भी अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने कैकोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर फारूक शाह साहब के हक में करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला वो दोबारा धूलिया की आवाम की खिदमत करेंगे और आमदार मुंतखब होंगे। अगर आप मुत्तफिक रहेंगे तो यकीनन दोबारा इंशाअल्लाह जनाब फारूक शाह साहब धूलिया के आमदार बनेंगे। आप जानते हैं कि 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह धूलिया में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जनाब फारूक शाह साहब ने धूलिया की तारीख में किसी भी आमदार ने इतना विकास का या डेवलपमेंट का काम नहीं कराया जो जनाब फारूक शाह साहब ने अपने 5 साल में करवाया। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं जब 5 या 6 तारीख को हैदराबाद से औरंगाबाद को आ रहा था, मेरे साथ फ्लाइट में एक बड़े ही काबिल साइंटिस्ट बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका ताल्लुक धूलिया से है, और उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कि फारूक शाह ने धूलिया में इतना तरक्की, डेवलपमेंट और विकास का काम कराया कि किसी ने भी इतना काम नहीं कराया। वो खुद मुझसे कह रहे थे, वो हमारे एक हिंदू भाई थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज वो मेरे बाजू प्लेन में बैठकर उस बात का इकरार कर रहे हैं कि फारूक शाह साहब ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत धूलिया की तरक्की के लिए तमाम इक़दाम किए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने इस विकास के, इस डेवलपमेंट के, तरक्की के सफ़र को जारी और सारी रखें। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं
जो बरसों से उनको दबाया गया, आज भी उनको दबाया जा रहा है। उनसे इंसाफ नहीं किया जाता, उनको कुचला जाता है। मगर जब फारूक शाह यहाँ के एमएलए और आमदार बने, फारूक शाह साहब ने आदिवासियों के इलाके में भी जाकर लाखों करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट के काम करवाए। और मैं धुलिया के आदिवासी अवाम को ये तयखुन दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, बल्कि महाराष्ट्र और भारत के तमाम आदिवासियों को एमआईएम पार्टी और ओवैसी इस बात का आपको वादा कर रही है, आश्वासन दे रही है कि हम हमेशा आपके साथ ठहरे थे और मुस्तकबिल में भी, फ्यूचर में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ होगी। और आज भारत का आदिवासी बड़ा परेशान है कि मणिपुर में जिस तरीके से वहां पर कत्लो गारतगिरी की जा रही है पिछले 1 साल से, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि 2 दिन पहले या कल अखबार में मैंने पढ़ा कि एक 8 महीने के बच्चे को गोली मारकर फेंक दिया गया। क्या कर रही है मोदी सरकार मणिपुर में? वहां पर आदिवासियों को पिछले 1 साल से मारा जा रहा है, गांव खाली हो चुके हैं, सीआरपीएफ के कैंपों में उनको महफूज रखा जा रहा है। तो सीआरपीएफ के कैंप में भी आकर उनके घरों को जलाकर एक मां को और उसके 8 महीने के बच्चे को उठाकर लेकर गए और 4 दिन के बाद उनकी लाशें पानी में नजर आती हैं। बताइए, ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये कौन सी सोच रखने वाले लोग हैं कि 8 महीने के बच्चे को उसकी मां के साथ सर में गोली मारकर फेंक दिया जाता है? मैं आदिवासी जनता से अपील कर रहा हूं कि आप देखिए मणिपुर में आज क्या हो रहा है। अमित शाह ने कहा था पार्लियामेंट में, मैं 15 दिन में मणिपुर को जा रहा हूं। हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, मगर एक मर्तबा भी अमित शाह पार्लियामेंट में बोलने के बाद मणिपुर को नहीं गए। जिस जगह पर जिरबाम जो जगह है जहां पर आज यहाँ पर कत्लो गारतगिरी की जा रही है, अमित शाह वहां पर नहीं जाते। क्यों नहीं जाती अमित शाह? भारत के वजीर आजम, प्रधानमंत्री नाइजीरिया जाते हैं, इटली जाते हैं, कहां कहां चले जाते, मगर देश में 1 साल से आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कोने कोने में बैठकर, प्लेन में बैठकर उड़ जाते हैं, वहां पर जाकर वहां पर रहने वाले इंडियन से मिलते हैं, भारत के लोगों से मिलते हैं और बड़ी बड़ी उनसे मुस्कुराकर फोटोआं लेते हैं, भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से मणिपुर आप 1 घंटे में, 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप देश से बाहर जाकर वहां पर बैठने बसने वाले भारत के लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, मगर मणिपुर जल रहा है नरेंद्र मोदी, मणिपुर जल रहा है अमित शाह, जहां पर आदिवासियों के खून की होली खेली जा रही है। हर एक के पास मणिपुर में हथियार है और गरीब आदिवासी पिट रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत जिम्मेदार है, मोदी की हुकूमत जिम्मेदार है जो मणिपुर में आज आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। आप, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई 8 महीने के बच्चे को गोली मार सकता है। उनका जुर्म सिर्फ इतना ही है कि वो आदिवासी है, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। मगर मैं धूलिया में खड़े होकर यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को और देश के आदिवासी लोगों को और खास तौर से मणिपुर के आदिवासियों को इस बात का तयक़ुन दे रहा हूं कि मोदी, अमित शाह तुम्हारी बात नहीं सुन रहे होंगे, मगर हम तुम्हारी दास्तान को पूरे मुल्क में उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत के पार्लियामेंट में भी हमने मणिपुर का मसला उठाया, मगर उसकी बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। अरे प्रधानमंत्री, मणिपुर के लोग सेफ नहीं हैं, वहां क्यों नहीं जाते आप? मणिपुर का आदिवासी सेफ नहीं है, जाइए ना वहां पर। मगर नहीं, प्रधानमंत्री पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे, झारखंड में जाकर प्रधानमंत्री बोलेंगे कि बांग्लादेश से लोग
झारखंड में आ रहे हैं। मेरे को ये मैं मैप उठाकर देख लो आप, झारखंड का कोई बॉर्डर नहीं लगता बांग्लादेश से। कैसे आ रहे प्रधानमंत्री? उड़ के आ रहे क्या? और अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो बॉर्डर पर तो सेना है ना, बीएसएफ है, बॉर्डर पर तो बीएसएफ है और अमित शाह के अंडर है। तो ये अमित शाह की नाकामी है अगर बांग्लादेश से घुस के कोई झारखंड में आ रहा है तो। प्रधानमंत्री को चाहिए था कि अमित शाह को बिठाकर पूछते कि बोलो कैसे आ रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर झारखंड को नहीं लगता, मगर प्रधानमंत्री झारखंड में जाके बोल रहे हैं कि यहां पर आदिवासियों को खतरा है। अरे मणिपुर में 8 महीने के बच्चे को गोली मार दी गई प्रधानमंत्री। और बच्चे को गोली कैसे मारे? बच्चे को गोली मारे और उसकी मां को भी मारकर रस्सी से बांधकर पानी में फेंक दिए। ये जुल्म हो रहा। 100 से ज्यादा महिलाओं की इज्जत लूट ली गई है, मगर प्रधानमंत्री को फिक्र नहीं है। एक हैं तो सेफ हैं। अरे मणिपुर को जाओ नरेंद्र मोदी, जाकर बैठो आप मणिपुर में, मालूम करो कि क्यों हो रहा है उन आदिवासियों पे जुल्म, खत्म करो उसको, अमन पैदा करो। मगर नहीं, महाराष्ट्र में चुनाव है तो प्रधानमंत्री हर जगह पर प्लेन से उतरते हैं, आते हैं, अपनी लंबी लंबी फेंक कर चले जाते हैं। और फिर आप देखिए धूलिया में या महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ला लिए यहां पर। बाबा आ गए महाराष्ट्र में, बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? मैं बीजेपी को, अमित शाह को, आरएसएस को, मोहन भागवत को और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना। तो फिर आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों, जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं, उसमें रखा जाता है, 10 बच्चे जल के मर गए उसमें। 10 बच्चे झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया। वो जो माँ बाप अपने मासूम बच्चों को खो दिए, उस माँ को तसल्ली देने नहीं गया जिसने 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखा, बेटी को रखा। जन्म देने के बाद, पैदा करने के बाद बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आया तो न्यू नेटल केयर में रखा। ये ऐसा बेदिल मुख्यमंत्री है कि वहां पर जाकर उन बच्चों, जो बच्चे मर गए, उनके माँ बाप के सर पर हाथ रखता, वहां पर नहीं गए। यहां महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे? बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, आपको मालूम, ये जब अस्पताल में आग लगी, आप एक नाम लिख के रख लो, उसका नाम क्या है? याकूब मंसूरी। याकूब मंसूरी का नाम लिख लो। याकूब मंसूरी की बीवी ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, उनको न्यू नेटल केयर में रखा गया और याकूब मंसूरी उस न्यू नेटल केयर के वार्ड के बाहर सो रहा था। आग लगी तो याकूब मंसूरी अंदर कूद गया। अंदर कूदकर उसने 10 ऐसे मासूम 6 महीने के, 3 महीने के बच्चों को बचाया और उनको लाकर 10 बच्चों को उसने जान बचाई। मगर याकूब मंसूरी ये नहीं देख रहा था, योगी आदित्यनाथ, कि किसका बच्चा है। याकूब मंसूरी के दिमाग में एक ही था कि बच्चे मासूम है और याकूब मंसूरी उन बच्चों को निकाल निकाल कर बाहर ला रहा था। और हुआ क्या?
और हुआ क्या, याकूब मंसूरी अपने 2 बेटियों को बचा नहीं सका, उसकी दोनों बेटियां आग में जल गई। याकूब मंसूरी की दोनों बेटियां आग में जल गई। अब बोलो योगी आदित्यनाथ, बटेंगे कटेंगे तुम बोल सकते याकूब मंसूरी के सामने जाकर? बोलो बीजेपी वालों, तुम बोल सकते याकूब मंसूरी के चेहरे पे जाकर बटेंगे तो कटेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस बोल सकते याकूब मंसूरी को वोट जिहाद, धर्म युद्ध? अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है बीजेपी वालों। तुम क्या करना चाह रहे हो इस देश से? तुम आदिवासियों का कत्लेआम मणिपुर में नहीं रोक पा रहे हो। ये तुम जिस मुख्यमंत्री को लाकर महाराष्ट्र में फिरा रहे हो, उसको वो बटेंगे कटेंगे की बात कर रहा है। भाई रुक जाओ ना थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ ना थोड़ी देर के लिए। क्या है वो? रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। रुक जाइए, क्यों? कुर्सियां छोड़िए, बैठिए। अरे लोग खड़े हैं भाई, आप क्यों कुर्सियां लेकर आ रहे हैं? आज आप देखते हैं कि ये बातें कोई नहीं करता। प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, देवेंद्र फडणवीस नहीं बोलेंगे, मोहन भागवत नहीं बोलेंगे, और ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं कहेंगे। कितनी कितनी कैसी बात है ये कि एक प्रदेश में अस्पताल में 10 बच्चे जल जाते हैं और वो मुख्यमंत्री वहां जाने के बजाय झांसी को महाराष्ट्र में चुनाव की वोट की अपील बांधते फिर रहा है और वही बोल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, फुला ऐसा है, ये है। अरे अगर तुम्हारे दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहब्बत सही होती ना, तो तुम योगी, तुम झांसी को जाते और उन मरने वाले परिवारों को मिलते, तुम याकूब मंसूरी को अपने सीने से लगाते। मगर नहीं, तुम उसकी फिक्र नहीं है, तुमको सिर्फ चुनाव की फिक्र है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखते हैं कि धूलिया में यहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी फिर से रुक नहीं रहे। पिछले बार, अरे भाई रुक जाओ ना, क्यों कर रहे हो? जितने लोग बैठ सकते बैठ जाओ भाई, थोड़ा बैठ जाओ ताकि उनको देखने में आसानी होनी। बैठ जाइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कह रहा था कि इस विधानसभा में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अभी भी अनाप शनाप बकवास बक रहे हैं। मुझे बताया गया कि कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को हम खत्म कर देंगे, कब्रिस्तान का ये बड़ा जुमला उनका चल रहा है कि कब्रिस्तान की दीवार को, भाई अगर वहां से आवाज आएगी तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं आखिरी मर्तबा बोल रहा हूं, वहां से आवाज नहीं आनी चाहिए। आपकी वजह से लोगों को, इतने हजारों की तादाद में लोग यहां पर आए, आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? ये बीजेपी का कैंडिडेट रुक नहीं रहा है, अनाप शनाप बक रहा है और कह रहा है कि हम कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ देंगे। अग्रवाल साहब, तुम मुर्दों को नहीं छोड़ रहे तो जिंदों को क्या करने वाले हैं तुम? कब्रिस्तान में जो दुनिया से चले गए और आराम से सो रहे, तुम उनको डिस्टर्ब करना चाहते। अगर कोई निकल के तुमको पकड़ लिया तो क्या साहब, फिर उसको छुड़ाने का काम इनके पास ही है। मंत्र वो मत करो अग्रवाल साहब, कोई निकल गया पकड़ लिया, बहुत मुश्किल हो जाएंगी तुम्हारे को। देखो फिर
तुम हमसे मुकाबला करो, हम जिंदे हैं ना यहाँ पर। कब्रिस्तान को तोड़ दूंगा। अंदाजा लगाइए कि ये मरने वालों को भी नहीं छोड़ने वाला है। ये नु बोले, स्टेटमेंट है उनका। फिर बोल रहे मस्जिद के सामने डीजे बजाता हूं। क्यों, आप डिस्को डांसर है? डांस करना चाह रहे आप? जाओ आप, वो आता ना टीवी पे कौन अच्छा थैया करता, वहां जाओ उधर। मैं डीजे लगा के नाचता हूं। अरे क्यों लगाता डीजे बाबा तू? डीजे लगा के तेरे को नाचना है तो लगा अपने घर में, अपने यहाँ बीजेपी के ऑफिस में लगा के नाच ले। मोदी का चेहरा लगा के नाच ले, ये कर ले। मस्जिद के सामने डीजे लगा के नाचता हूं। मत नाचो, कमर बल खा जाएंगी प्यारे, देखे। अरे नाचने की जगह अगर इंशाल्लाह मैं आप लोग फारूक शाह को कामयाब करेंगे ना 20 तारीख को, 20 तारीख को पतंग पे बटन दबेगा ना। फारूक साहब, मेरी आपसे अपील है, आप जो है धूलिया के बाहर एक जगह पर बैठो, बैठो बैठो, आप बैठो। आप धूलिया के बाहर एक जगह निकालो, यहां पे अग्रवाल डांस करेंगे हारने के बाद। हमारी म्यूजिक रहेंगी, हमारी म्यूजिक पे ही तू नाचेगा इंशाल्लाह। और 20 तारीख के दिन जो डीजे बजाएंगे ना, और वो डीजे में क्या आवाज आएंगी अग्रवाल साहब, पतंग को ओढ़ दो, पतंग को ओढ़ दो, पतंग को ओढ़ दो। मस्जिद के सामने डीजे लगा के नाचते, इन्हों क्या डांसर है क्या? तो भी है। मोदी जी आपको नाचने वाले मिल रहे, को अच्छा नहीं मिला शाह साहब के खिलाफ? ये क्या है ये? अरे तुम ये बोलो, धूलिया के लिए जो काम फारूक शाह ने किया वो किसी आमदार ने नहीं किया, तो ये क्या कर रहे हिंदू मुस्लिम? कब्रिस्तान को वो कर देता हूं, मस्जिद को ये कर देता हूं, वक्फ बोर्ड को निकाल देता हूं। अरे क्या करना चाह रहा बाबा तू? कब्रिस्तान के करीब मत जा, मेरी बात सुन। वहां पे भूत फिरते रात के टाइम पे, हमारे को मालूम। कुल अल्लाह अल्लाहु समद बोलना पड़ता, आयतल कुर्सी पढ़ के जाते हम लोग। अभी देखो, तुम्हारे को कोई पकड़ लिया तो नहीं बोलना, हमारे को नहीं मालूम, निकल गया खबर से कोई। हाँ, धूलिया में मत करो ना, आराम से रहने दो लोगों को। अब क्या है कि तुम देख लो, मगर ये बात करना अजीब व गरीब बात है। और फिर आप ये जो कौन है उन्होंने गोटे कौन सी पार्टी के? हाँ, उद्धव ठाकरे के। उन्होंने जो है अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिराए उन्होंने। अब आजकल पैंट पहन रहे आरएसएस वाले। 100 साल होने आ रहे, 90 साल चड्डी पहने, बाद में मालूम आ रहे कब तक बच्चे रहेंगे, बड़े होना है तो पैंट पहनना है। गोटे साहब, ऐसा नहीं, हम जानते हर एक का शिजरा है हमारे पास। आप उद्धव ठाकरे के पास गए, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये लोग जो बोल रहे हैं इसको, ये क्या है? उद्धव ठाकरे तो बहैसियत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होके बोले कि हमको फख्र है कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। अरे अजीब बात यह है कि सबकी नजर में बुरा मैं हूं, सबकी नजर में इन्हें आतंकवादियों से इसका ताल्लुक, इन्हें देश से मोहब्बत नहीं करता, इन्हें फंडामेंटलिस्ट हैं, इसकी जबान कड़वी है। अरे तुम खड़े रह के बोल रहे विधानसभा में बहैसियत मुख्यमंत्री
और आप गाली मेरे को दे रहे। आखिर क्या हो गया है कि जो खड़े होकर इकरार कर रहा है अपनी पार्टी के लोगों ने काम किया, आज ऐसे उनके साथ भी हमारे बाज कमजोर किस्म के मीर जाफर और मीर सादिक भी है। अरे तुम क्या कर रहे बाबा? तुम अपना जमीर बेच के धूलिया में रात में आराम की नींद सो सकते? तुम अपना जमीर बेच के, तुम अपना सब कुछ बेच के तुम आराम की नींद सो सकते धूलिया में? देखो ये तूफान, ये सरों का समंदर क्या पैगाम दे रहा है। ये क्या पैगाम दे रहा है कि होशियार रहो गद्दारों, हम जानते हैं कौन हमारे पीठ में खंजर घोंपने वाला है। मत करो ऐसा काम, तुम हमारा काम नहीं कर सकते ना। तुम धूलिया के विकास का काम नहीं कर सकते, तुम धूलिया की भाईचारगी को मोहब्बत करने का काम नहीं कर सकते, तुम धूलिया में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम नहीं कर सकते। अरे तो घर में बैठ जाओ, नींद की गोली खाओ, सो जाओ, मगर ये काम मत करो, तुम्हारा जमीर मलामत करेगा तुमको। और हम ये जो लोग आके बोल रहे नहीं नहीं अभी तो ये बना है ना आगाड़ी आगाड़ी, क्या आगाड़ी बना है रे? एक एमपी की सीट तुम अल्पसंख्यक समाज को नहीं दिए, सब गालियां मेरे को देते। नहीं नु दूध के धुले हुए है, उन्हों गुलाब के धुले हुए है, उन्हों मोतिया के पानी के धुले हुए है, हम कहीं के धुले हुए है? फिर हमको नहीं मालूम कौन किस चेहरे लेकर आता है, कैसा यहां पर संघ परिवार मजबूत हुई महाराष्ट्र में, हम नहीं जानते। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि इन लोगों से जरा होशियार रहिए। तो आएंगे आपके सामने, मैं पहले भी बोल रहा हूं, अब आज के मेरे भाषण के बाद आज रात से इबलीस के एजेंट शुरू हो जाएंगे, कान में आके खुसखुस खुसखुस खुसखुस। अरे कैसा जीता फारूक, उन्हें क्या है, उन्होंने आया शेरवानी आके जज्बाती भाषण देके चले गया। अच्छा मैं जज्बाती दे तो ना, तो तुम भी दो ना, कहीं को नहीं देते। चलो एक दिन कंपटीशन लगा लेंगे, मोदी का, मेरा, उद्धव का, किसका भी बोलो लगा लेंगे। अरे उन्हें बहुत बोलता, अरे बोलना पड़ता, जिंदा रहना है तो बोलना पड़ता। खामोश मुर्दा लोग होते, हम जिंदा लोग हैं, जिंदगी का सबूत दे रहे हैं। और तुम ये समझ रहे कि हम खामोश हैं, तो खामोश नहीं रहेंगे। हाँ, धूलिया के पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने मोदी को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए हमने ताई का साथ दिया, हमने ताई का साथ दिए ना। और ये बोल के दिए फर्स्ट इनिंग तुम्हारी, सेकंड इनिंग फारूक की इंशाअल्लाह। हम ये नहीं बोले कि अभी भी तुमको देंगे, हम बोले अब ले लो। और ये फारूक शाह थे जो हैदराबाद को, सुनो क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? आ रही ना? ये आवाज चालू करो जी जरा, आवाज चालू करो। अपन चालू है, फुटने वाले नहीं है। यही फारूक शाह साहब थे जो हैदराबाद को 2 मरतबा है मेरे पास। आ रहा ये शोएब मुल्ला पलटाओ, तो पूरा पलटाओ। आ रही आवाज? नारे तकबीर, पूरी आवाज आ रही ना? मियां ये धूलिया के नौजवान बहुत चालू है माशाअल्लाह। तुम लोग आज गुगली डाल रहे मेरे पे। तो फारूक शाह साहब 2 मरतबा हैदराबाद को आए। एक मरतबा के बोले साहब धूलिया पार्लियामेंट के बारे में आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात।
मैं बोला क्या है, इतनी दूर से आया बगैर बोले क्या है बोलो। बोले इसमें आप छोड़ दो, खामोश हो जाओ। अरे मेरा इम्तियाज जलील भी लड़ रहे ना, क्या करूं मैं? बोले नहीं साहब, धूलिया के लिए कुछ नहीं करना। मेरा शाह साहब आप आगे बढ़ जाओ। बोले साहब नहीं, हमको अब की बार बीजेपी को रोकना है। मैं बोला मैं सोच के बोलता हूं। फिर 3 दिन के बाद फिर फारूक शाह आ गए। अरे मेरा क्या तो भी है फारूक शाह साहब, आप हैदराबाद जा ही नहीं रहेगा। बोले नहीं साहब, आप जबान देना मेरे को, आप कैंडिडेट नहीं देंगे यहां से। मैंने फारूक साहब से कहा जब आप इसरार कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए, भारत में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, धूलिया में मोहब्बत की फिजाओं को आम करने के लिए। मैंने कहा जाइए फारूक शाह साहब, हम वादा कर रहे हैं आपसे कैंडिडेट नहीं देंगे। हमने कैंडिडेट नहीं दिया, हम कैंडिडेट नहीं दिए। अगर हम कैंडिडेट दे देते तो ताई कहां जीतती? नहीं जीतते थे ना। अपन खाली डिफेंड करे तो ऐसा 50-60 निकाल लेते। अब फारूक शाह साहब बैटिंग करे तो बहुत दूर चले जाते, तो फारूक शाह साहब को क्रेडिट जाता। उन्होंने बोले नहीं देना, नहीं दिए। अब आप क्या करेंगे, किसको देंगे? आप लोग किसको देंगे? जरा वो दूर तक हाथ उठाओ, मेरे को दिख रहा। वहां भी आता, हाथ उठाओ। अब की बार फारूक शाह, ये 20 तारीख को आपको अपना एक वोट जनाब फारूक शाह साहब को पतंग के निशान पर बटन दबा कर दीजिए। ये जो लोग हैं, हाय भी खत्म नहीं कर रहा, आराम से बैठो तो। और फिर हाँ है बोल रहा हूं उनके बारे में बोल रहा हूं, साइकिल के बारे में बोल रहा हूं, फिक्र मत करो तुम। हाँ सब गाली दे रहे मेरे को। टीवी में एंकर बैठ के ऐसा, टीवी में हर एंकर बैठ के ऐसा बोल रहा जैसा मेरा ससुरा बना हुआ है उन्हें। हमारा भी टाइम आएगा, फिक्र मत करो एंकर टीवी वालों। हाँ अब आपको मैं बोल रहा था, ये साइकिल वाले भी हैं। साइकिल की दोनों पहियों में पंचर है, चेन आप उतार लिए, मेरे को मालूम साइकिल की। अब इन्हों ये समझ रहे कि मैं गम के पैंडला मारूंगा धूलिया में। मारो गम के पैंडल, तुम गम के ही पैंडल मारोगे। मगर इनका मकसद क्या है कि ये इनको पैसे दोनों से मिल रहे, इनको दोनों से। अब ये क्या कर रहे, मिठाई खा रहे, आपके इत्तेहाद को तोड़ना चाह रहे, आपको कमजोर करना चाह रहे। याद रखिए ये इलेक्शन फारूक शाह का नहीं है, ये इलेक्शन धूलिया के अमन को मजबूत करने का है। ये इलेक्शन धूलिया के विकास का जो काम फारूक शाह ने शुरू किया उसको आगे लेके जाने का है। ये इलेक्शन आदिवासियों को उनका हक दिलाने का है। ये इलेक्शन हमारे दलित समाज को और ताकतवर बनाने का है, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको एक मुकाम दिया संविधान बनाकर। तो ये इलेक्शन 20 तारीख के दिन पोलिंग हमारे दलित समाज को साथ लेकर, उनका दिल जीतकर उनको ताकतवर बनाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों धूलिया को मजबूत बनाने का है। ये इलेक्शन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों उन ताकतों को रोकना है जो मजहबी इबादत गाहों को खत्म करना चाहते हैं, जो वक्फ बिल को कानून बनाना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि है कि एक एक वोट का इस्तेमाल करिए,
20 तारीख के दिन सुबह अपने घर से निकलिए, अपने माँ और बहनों को लेके जाइए, पोलिंग बूथ को जाइए। धूलिया के आपके इत्तेहाद को मजबूत रखने के लिए याद रखिए, ये गोटे और अग्रवाल धूलिया के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। धूलिया के लिए अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका नाम फारूक शाह है। ये गोटे और अग्रवाल धूलिया के इलेक्शन नहीं लड़ रहे, गरीबों को हक दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे, आदिवासियों को मजबूत बनाने के लिए, दलितों को गले से लगाने के लिए, मराठाओं के आरक्षण की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो उसका नाम फारूक शाह है। तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि 20 तारीख के दिन अपने वोट को जाये मत करिए। अरे ये कौन है ये लोग जो हमेशा जब हम कामयाबी की सिमत आगे बढ़ते हैं, जब हमको हमारी मंजिल मकसूद नजर आती है, तो ये लोग पीछे से वार करने वाले बुज़दिल लोग हैं। अरे समाजवादी ये कौन सा इनका, अच्छा समाजवादी भी आगाड़ी में है नहीं है ना, आगाड़ी में है समाजवादी। तो गोटे भी लड़ रहे फारूक के खिलाफ, ये साइकिल वाला भी लड़ रहा, और उधर अग्रवाल साहब है। माने ये तीनों एक होकर एक फारूक से लड़ने को आ रहे, माने तीनों एक साथ हो गए। तू ये कर, तू वो कर, मैं ये कर। बहरहाल तीनों का काम क्या है? कैंची किंग 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 कठिन करना खाली। तो कैंची को चलने मत दो धूलिया की आवाम, मोहब्बत को आम करो, नफरत को खत्म करो। देश के प्रधानमंत्री यहां पर आए थे, आकर यहां पर धूलिया के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अपने लोगों को बुलाया और बड़ी बड़ी बातें की। अब आपको हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री तो भाषण बहुत करते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं, धूलिया की आवाम मेरी इस बात से मुत्तफिक होगी। और वो क्या है सुनो आप, अब वो क्या है जरा सुनो आप। कहां है वो? है कहां है? हाँ आ गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है, फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद, धर्म युद्ध। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश से महाराज आए, बटेंगे तो कटेंगे। अग्रवाल बोल रहे मैं कब्रिस्तान में जो लोग सो रहे उनको उठा दूंगा, उठाओ, डीजे बजाऊंगा। गोटे आरएसएस के हैं, मगर असली मसला धूलिया में क्या है? प्राइस राइस, कीमतें आसमानों को छू रही हैं, जो कोई नहीं बात कर रहे। और क्या कीमत है? मैं बोलना चाह रहा हूं गोटे को, अग्रवाल साहब को, मोदी को, योगी को और फडणवीस को और शिंदे को भूल गया, इतनी देर नहीं बोला। तो जवार की कीमत 2014 में 30 रुपए थी, अब मार्केट में, धूलिया की मार्केट में उसकी कीमत 50 रुपये है। कितनी है? चावल 40 रुपये था, 60 रुपये में हो गया। गेहूं आटा 25 रुपये में था, अब 42 और 45 रुपीस के दरमियान में है। गुड़ 30 रुपये था, 55 रुपये हो गया। शक्कर 30 रुपये थी, अब 42 रुपीस में है। अब मोदी जी चाय बना के पिलाएंगे तो कैसा होगा? उन्होंने बोलते ना मैं चाय वाला, मगर 42 में शक्कर 42 में है। मसूर की दाल 50 रुपये थी 10 साल पहले, अब हो गई 90 रुपये में। तुअर की दाल 70 रुपये थी 10 साल पहले, अब 160 रुपये। लाल मिर्ची 100 रुपये में थी, धूलिया में 400 रुपये हो गई। हल्दी 100 रुपये में थी 10 साल पहले, अब 500 रुपये में हो गई। भिंडी 15 रुपये से 80 रुपये, बैगन 5 रुपये से 90 रुपये, हरी मिर्ची 20 रुपये से 80 रुपये, प्याज 10 रुपये से 60 रुपये हो चुका है, आलू 10 रुपये से 60 रुपये, पेट्रोल 72 में था, अब 104 रुपये लीटर।
डीजल 55 रुपए था, अब 90 रुपए लीटर। गैस का सिलेंडर, मोदी जी पूरे देश में गैस छोड़ दिए। गैस का सिलेंडर 400 रुपए में था 2014 में, आज धूलिया में 818 से लेके 1160 में है। मिठा तेल 70 रुपये में था 10 साल पहले, 150 रुपये में हो गया। अब मोदी क्या बोले पार्लियामेंट के इलेक्शन में, भाइयों बहनों ऐसा लगता है कि मैं अपनी मां के पेट से नहीं पैदा हुआ। बोले ना, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बोले थे नहीं बोले थे। देखिए उसका नतीजा क्या होता, जो अपनी अम्मा के पेट से पैदा नहीं हुआ वो मां के पेटों को काट रहा है। अब शिंदे क्या बोलते, अमित शाह क्या बोलते, हमने लाडली बहन दिया, लाडली दिया, लाडली दिया। कितना दिया? 1500 रुपए दिया। अब मैथमेटिक्स में अच्छे आप लोग, धूलिया के लोग हिसाब करते ना, पूरों का करेंगे ना। अब देखो, अब मीठा तेल लिख लो 150 रुपये, सिलेंडर 818 रुपये, कितने हो गए? 970 रुपये हो गए। अब आप इसमें ला लीजिए चावल 60 रुपये, शक्कर 42, मसूर की दाल ले लो, हल्दी ले लो 500 रुपये। अरे ये 6 आइटम में ही 1500 टाई टाई हो गए। तो ये जो लाडली बहना की स्कीम है ये शिंदे की नहीं है, गुजरात मॉडल है। ये 1500 रुपये डालो, 1900 रुपये खींच लो, है ना। ये धूलिया की मार्केट का रेट है, मेरा नहीं है। अग्रवाल साहब आपको तो रेट मालूम होगा ना। अब आप बताइए, 1500 लाडली लाडली दिए, 1500 डाल रहे, 1900 गरीब बहनों से छीन ले रहे। तो हम धूलिया के माहौर बहनों से अपील कर रहे कि आपको अगर जिसको मिला लाडली बहन ले लो आप, और ये समझो कि आपका है। शिंदे अपनी जेब से नहीं दे रहे, अमित शाह अपने घर से नहीं दे रहे, ये आपका पैसा है, आपको मिल रहा है। मगर इतना याद रखो, 1500 के नाम पे 1900 तुम्हारे से छीन ले रहे। किसान सोयाबीन उगाने वाला रो रहा है खून के आंसू, नहीं मिल रहा एमएसपी उसको। इसके ऊपर बात ही नहीं करते बीजेपी वाले, शिंदे बात नहीं करते। अग्रवाल को बोलो अरे कीमतें बढ़ गई, तो लो नहीं कब्रिस्तान। अब गोटे को बोलो अरे कीमतें, उन्हें बोला नहीं लट फिराना है पैंट पहन के आरएसएस की। आप बताओ, ये मामला है पूरे धूलिया में। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपना एक वोट मीरठ में, धूलिया में और जहां जहां एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उन उम्मीदवारों को आप अपना वोट दीजिए। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी सेंट्रल से, फारूक शाह साहब धूलिया से, मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से, वारिस पठान भिवंडी वेस्ट से, फैयाज साहब बैकुल्ला से, सैफ पठान मुंब्रा से, रईस लश्करिया महाराष्ट्र के सदर वर्सोवा से, फारूक शाब्दी सोलापुर से, महेश कामले मीरठ से, सम्राट सुरवाडे मुर्तजापुर से, सैयद मोइन नांदेड़ साउथ से, बबीता कनाडे कुरला से, मोहम्मद यूसुफ करांजे मनोरा से, अतीक अहमद खान मनकुर शिवाजी नगर से, कीर्ति दीपक डोंगरे हमारी बहन नागपुर नॉर्थ से। ये 16 कैंडिडेट के हक में पतंग के निशान पर आप अपना बटन दबाइए। और ये जो आ रहे हैं ना पीछे से वार करने वाले, ये पीछे से वार नहीं कर रहे हैं, ये धूलिया पर वार करना चाहते हैं। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 20 तारीख के दिन धूलिया की जनता बिला लिहाज मजहब मिल्लत को देखे, धूलिया के विकास के लिए आप यहां से फारूक शाह को कामयाब करिए। धूलिया के मजबूती के लिए, धूलिया में अमन को और मजबूत बनाने के लिए और महाराष्ट्र की विधानसभा में अल्पसंख्यक समाज की नुमाइंदगी के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि फारूक शाह को आप कामयाब करें। इख्तलाफ
हो सकता है, इख्तिलाफ हो सकता है, ना मैं फरिश्ता हूं ना फारूक शाह फरिश्ते हैं। हम तमाम अल्लाह की बारगाह में रोज गिड़गिड़ा कर भीख मांगते कि परवरदिगार हमारी गलतियों को, गुनाहों को तू माफ फरमा दे, हमको सीधे रास्ते पर चला। मगर याद रखो, ये इलेक्शन फारूक शाह की जात का नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़े होकर कह रहा है कि मेरे भाई, आप तमाम ने 5 साल पहले एक तारीख बनाई, उस तारीख को दोबारा आपको दोहराना है, उस तारीख को आपको दोबारा दोहराना है। मुंतशिर मत हो, इत्तेहाद को मजबूत रखो और 20 तारीख के दिन आपको मालूम हो जाएगा कि धूलिया का दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है, कौन आपका हमदर्द है, कौन आपकी रहबरी कर सकता है और कौन हमको बर्बाद करना चाहता है। जो बर्बाद करने वाले हैं उनको वोट मत दीजिए, जो धूलिया को खत्म करना चाहते हैं, मोहब्बत के ना को खत्म करना चाहते हैं, आप उनको वोट मत दीजिए। मेरी आप तमाम से अपील है कि 20 तारीख के दिन पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे अपने अफराद खानदान के साथ निकलकर धूलिया को कामयाब करने के लिए, मोहब्बत को कामयाब करने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए आपको फारूक शाह को वोट देकर कामयाब करिए। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि फारूक शाह को कामयाब करिए। आज ये आदमी दिन रात आपके दरमियान में रहा, इसने कोशिशें की, लड़ लड़ कर सरकार से पैसा लाकर काम करवाया। ये आपके वोट का मुस्तहिक है, ये धूलिया के लिए जरूरी है। तो 20 तारीख के दिन धूलिया के आसमानों पर क्या नजर आएगा? नहीं सुनाई दे रहा मेरे को, इतना जोर से बोलो कि मोदी भी चमक कर उठ जाए कि धूलिया से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? आवाज क्या आ रही है? किसको वोट पड़ेगा? धूलिया के घर घर से क्या आवाज आएगी? ये नौजवानों के दिल से क्या आवाज आ रही है? मां और बहनों की दुआओं में क्या है? तो फिर आप मेरे साथ नारा लगाइए, पतंग को, पतंग को। इधर से भी आवाज आना, पतंग को। पीछे से भी आवाज आना, पतंग को, पतंग को, पतंग को। इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे ना मेरे भाई? इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे? कोई आकर तुम्हारे इत्तेहाद को नहीं तोड़ पाएगा ना? अरे वहां पे अपनी बोलो, हाथ उठाकर लगाओ नारा, इत्तेहाद जिंदगी है। और 20 तारीख को आप और हम क्या करेंगे? ऐसा डाल के, ये एक्शन लेके, जिप 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 जिप। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको